अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, यूनिट टेस्ट के बाद है ना, आपका यूनिट टेस्ट हो चुका। 2 लेसन्स आपके यूनिट टेस्ट में थे और सेकेंड सेमेस्टर में आपके टोटल 4 लेसन थे। 2 लेसन्स थे और 2 गज़ल और रुबाइयात थी। ठीक है, मगर 2 लेसन तो आपके अभी यूनिट टेस्ट में हो गए। अभी जो बचे हुए 2 लेसन हैं, गज़लियात और रुबाइयात, उसमें आपके 3-3 पार्ट हैं। गज़लियात में 3 हिस्से हैं और रुबाइयात में 3 हिस्से हैं। इस नज़रिए से आपके 6 लेसन्स हैं, बराबर। ठीक है, इसलिए अभी सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपको 6 लेसन तैयार करना है, 3 गज़ल और 3 रुबाई। ओके, तो तेज़ी से आप साथ साथ लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, तभी आपकी बुक कंप्लीट भी हो पाएगी और आपका काम भी। वक्त कम रहेगा और आपके पास अभी काम ज़्यादा है। और बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको गज़लियात, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ अभी इस साल के लिए नहीं, बल्कि आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के लिए जो चीज़ अभी दिमाग में आप बिठा लेंगे वो आगे भी आपको काम आएगी और याद रखना है उसे आपको, ताकि आपके आगे पढ़ाई में आसानी रहे। ठीक है, अभी जो आपका अगला लेसन है गज़लियात, टेक्स्ट बुक आपके सबके पास है। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 ओपन करके रखेंगे। और हर बार हम आपको ये समझाते, जब भी उर्दू का लेक्चर रहे उस वक्त आप अपनी उर्दू की टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए। ठीक है, इसलिए साथ में लेके बैठिए और पेज नंबर 43 ओपन कीजिए। पेज नंबर 43 पर गज़लियात लेसन नंबर 12, ठीक है, और उसका फर्स्ट गज़ल, गज़ल का पार्ट नंबर 1 आपको दिख रहा होगा 43 पे, बराबर। और अगर नज़र नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तब भी आप जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सिर्फ सुनिए। सुनने पे भी आपको पूरी गज़ल भी समझ में आएगी, मेरी बात भी। सिर्फ कान से सुनो मत, अपने दिमाग में थोड़ी मेरी बातों को बिठाओ भी, क्योंकि अभी जो गज़ल के ताल्लुक से मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसे आपको याद रखना है 9, 10, 11, 12 तक के, ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि अभी जो गज़लियात में जो जो चीज़ें हैं वो हमेशा हर साल पूछी जाती है, हर साल, सिर्फ 8 स्टैंडर्ड में नहीं। ठीक है, इसलिए उस चीज़ों को ध्यान रखो। जिनके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 43 ओपन करो और बिल्कुल ऊपर पिंक कलर का बॉक्स है, देखो पहली बात। ठीक, वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ का पैराग्राफ हम पढ़ें, ज़रा वहाँ ध्यान से सुनिए। गज़ल उर्दू शायरी की वो सिन्फ है जिसका हर शेर का मज़मून मुख्तलिफ होता है। गज़ल उर्दू शायरी का वो सिन्फ है, यानी वो है गज़ल, वो पार्ट है जिसका हर शेर का मज़मून मुख्तलिफ होता है। गज़ल देखो नीचे आपको नज़र आ रही, गज़ल 2-2 लाइन पे मबनी है ना, 2-2 लाइन पे हर शेर लिखा हुआ। एक शेर में 2 लाइन रहती है, एक लाइन रही तो मिसरा और 2 लाइन रही तो वो शेर बन जाता है। ओके, ये चीज़ याद रखना, अगर एक लाइन लिखी हुई है तो वो मिसरा कहलाता है और 2 लाइन रहती है तो वो शेर कहलाता है। और नीचे देखो गज़ल जो छपी हुई है वो हर 2-2 लाइन पे है, एक एक शेर है बाकायदा। ठीक, और हर शेर, जो उसमें हर शेर है 1 2 3 4 5, 5 शेर है, 5 शेर में आपको 5 कहानियाँ मिलेंगी अलग अलग। ये नहीं है कि जो फर्स्ट लाइन में बोला है शायर वही आखिरी लाइन तक समझाएगा, बिल्कुल नहीं। वो पहले शेर में अपनी पूरी बात कहेगा और पूरी बात को ख़त्म भी करेगा, शुरू भी करेगा और ख़त्म भी करेगा, यानी उसी 2 लाइन में शायर अपनी पूरी बात को बयान करता है, कोशिश नहीं करता बल्कि अपनी पूरी बात को बयान कर देता है, जो आपको समझना रहता है। वही यहाँ पे बैठ रहा है कि हर शेर का मज़मून मुख्तलिफ होता है, यानी यहाँ जितने शेर छपे हैं उतनी कहानियाँ आपकी नज़र के सामने आएगी शायर की तरफ से। फिर आगे देखो, इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। पहला जो शेर होता है गज़ल का वो मतला कहलाता है, ध्यान रखना। पहला जो शेर होता है उसे मतला कहते हैं। मतला के दोनों मिसरों में काफ़िये होते हैं। काफ़िये कहाँ होते हैं? लास्ट का जो वर्ड होता है ना वो काफ़िया कहलाता है। वो लास्ट का देखो नीचे पोयम में, नज़्म में, लास्ट का जो वर्ड है पहले शेर में, लास्ट का जो दो वर्ड होता है ना वो काफ़िया होता है, यानी सेम टू सेम, राइमिंग वर्ड्स जैसे आप कहते हैं ना इंग्लिश में, वैसा सेम टू सेम रहेगा। और गज़ल के बाकी शेरों के सिर्फ दूसरे मिसरे में काफ़िया इस्तेमाल होता है। और बाकी जो नीचे गज़ल और आगे कंटिन्यू की गई है उसमें हर लाइन में काफ़िया नहीं मिलेगा, बल्कि सेकंड जो शेर होता है, सेकंड मिसरा जो होता है उसमें आपको काफ़िया मिलेगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के देखो सेम वर्ड दिया गया, दिया 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 लिखा हुआ है, वो तुम्हारा काफ़िया है। जो सेम टू सेम वर्ड रहेगा वो तुम्हारा काफ़िया रहेगा।
ओके। उसके बाद आगे सुनो, गज़ल के बाकी शेरों के सिर्फ दूसरे मिसरे में काफ़िया इस्तेमाल किया जाता है। काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ होता है उसे रदीफ़ कहते हैं। काफ़िया जो वर्ड होता है, लास्ट का जो वर्ड है वो तुम्हारा काफ़िया, और लास्ट वर्ड से जो पहले का वर्ड होता है जस्ट उसके अलावा जो वर्ड है वो तुम्हारा रदीफ़ कहलाता है। जैसे नीचे गज़ल में देखो, पहले शेर में खाली देखो, पहले शेर में लास्ट के दो वर्ड सेम है। दिया, वो तुम्हारा क्या है, काफ़िया। और दिया के जस्ट बाजू में कौन सा वर्ड है, रख, रेख रख, वो तुम्हारा क्या हुआ, रदीफ़। नीचे देखो, नीचे नेक्स्ट शेर में, उसमें भी नेक्स्ट लाइन में रख लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी तुम्हारा रदीफ़ हुआ। यानी जो उसके अलावा, काफ़िया के अलावा जो एक्स्ट्रा वर्ड उसके बाजू में रहेगा वो तुम्हारा रदीफ़ कहलाएगा। और गज़ल के आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस होता है। गज़ल जब ख़त्म होने लगती है तो उसका जो आखिरी शेर होता है, शायर हमेशा अपना नाम उसमें यूज़ करता है। और नाम के ऊपर देखो जो निशान होता है ना तखल्लुस का, वो वाला वर्ड यूज़ करता है अपने शेर में। जब गज़ल ख़त्म होने लगती तब, तो उस मिसरे को, जहाँ पे जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, याद रखना, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मक्ता कहते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, और गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। और पहले शेर का जो आखिरी अल्फाज होता है वो काफ़िया होता है, और काफ़िए को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आता है उसके बाजू में वो क्या कहलाता है, रदीफ़ कहलाता है, ठीक है। और गज़ल का हर शेर, चाहे कितने भी शेर हो गज़ल में, 50 शेर क्यों ना हो, हर शेर अपनी एक नई कहानी सुनाता है। एक ही शेर में शायर अपनी बात को शुरू भी करता है, ख़त्म भी करता है, अपनी सारे हालात को उस एक शेर में वो बयान कर देता है। ठीक, अब आगे हम आपको जब गज़ल समझाने की शुरू करेंगे ना, तब आपको ये बात एकदम पक्की हो जाएगी, सही बात है, ये 2 लाइन में शायर अपनी पूरी बात किस तरह बयान कर रहा है। ठीक, इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अभी स्क्रीन पर देखो आपको नज़र आ रही है, और जिनके पास टेक्स्ट बुक है उनको भी पहली गज़ल नज़र आ रही होगी, पेज नंबर 43 पर। ओके, पहली गज़ल है दाग दहलवी की। अच्छी हैं, दाग दहलवी की गज़लें बहुत मशहूर हैं और सबक आमोज़ हैं, इनकी गज़लें बहुत अच्छी रहती हैं। पहला शेर देखो, हम पहले गज़ल हम पढ़ रहे हैं एक बार पूरी, उसके बाद फिर एक एक शेर को समझाते चलेंगे। ओके, पहला शेर है, हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। सेकंड शेर, जिंदगी में पास से दम भर न होते थे जुदा, कब्र में तन्हा मुझे यारों ने क्यों कर रख दिया। देखिए अब ठोकरे खाती हैं किस किस की निगाह, रोज़ने दीवार में जालिम ने पत्थर रख दिया। जुल्फ खाली हाथ खाली किस जगह ढूंढे उसे, तुमने दिल लेकर कहा ए बंदा परवर रख दिया। दाग की शामत जो आई इज़्तिराबे शौक में, हाल दिल कमबख्त ने सब उनके मुंह पर कह दिया। ठीक है, आसान है। गज़ल में ज़्यादातर, गज़ल जो होती है ना, हमेशा शायर अपने महबूब के ताल्लुक़ से उसमें बात बयान करता है। गज़ल में ज़्यादातर शायर अपने महबूब के ताल्लुक़ से बातें बयान करता है, और इस गज़ल में भी ज़्यादातर शेर में शायर अपने महबूब से ही मुखातिब है और उसके बारे में बातें कर रहा है। पहला शेर है, हमने उसके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि मैं अपने महबूब की खूबसूरती को देखकर, यानी उसके ऊपर उसे मारने गया था, लेकिन उसकी खूबसूरती को, उसकी मोहब्बत को देखकर अव्वल तो मैंने खंजर रख दिया, जो ले के गया था उसका कत्ल करने के लिए वही चीज़ मैंने वहाँ रख दी। उसके बाद फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। यानी उसकी महबूब की मोहब्बत में इतने पागल हो गए कि उसे मारने के, उसके कत्ल की नीयत से गए थे। वो खंजर तो रख ही दिया उसके सामने, अपना दिल भी रख दिया, कलेजा भी रख दिया, और अपना सर भी उसके सामने रख दिया। ठीक है, अब शायर ने अपने महबूब के ताल्लुक़ से इसमें बात शुरू की और उसे ख़त्म भी कर दी। अब अगला शेर देखो, अगले शेर में क्या बयान कर रहा है, ज़िंदगी में पास से दम भर न होते थे जुदा, कब्र में तन्हा मुझे यारों ने क्यों कर रख दिया। ज़िंदगी में पास से दम भर न होते थे जुदा,
कब्र में तन्हा मुझे यारों ने क्यों कर रख दिया। अब यहाँ शायर अपने दोस्तों से मुखातिब है, ख़ास उसके यारों से, उसके घर वालों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से। क्या कहते हैं कि ज़िंदगी में पास भर यानी एक लम्हे के लिए भी जो मेरे पास रहते थे, ज़िंदगी भर जो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, हर वक्त मेरा साथ दिया, जो एक सेकंड के लिए मुझसे जुदा नहीं होते थे। कब्र में तन्हा मुझे यारों ने क्यों कर रख दिया। आज मेरे मरने के बाद मुझे कब्र में तन्हा छोड़कर चले गए। उन्हें ये शिकायत रहती है अपने दोस्तों से कि जो दोस्त मुझे हर वक्त मेरे साथ रहते, दम भर मतलब एक सेकंड के लिए मुझसे जुदा नहीं होते थे, मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, मेरे साथ रहते थे, मेरा साथ देते थे, आज जब मैं मर गया तो मुझे कब्र में अकेला छोड़कर चले गए। ठीक, अब इस शेर में जो कहानी बता रहे हैं वो पहले शेर से मैचिंग है नहीं है ना। पहले शेर में कुछ और कहानी थी, कुछ और मजमून था, कुछ और बात बयान की, दूसरे शेर में कुछ और बात बयान की जा रही है। अभी तीसरा शेर देखो। देखिए अब ठोकरे खाती है किस किस की निगाह, रोज़ने दीवार में जालिम ने पत्थर रख दिया। अब यहाँ पे शायर फिर अपने महबूब से मुखातिब है और क्या कह रहा है, देखिए अब ठोकरे खाती है किस किस की निगाह। अभी अपने महबूब को देखने की तरफ इशारा कर रहा है कि जब मैं गया उसे देखने के लिए, हाँ जब मैं गया उसे देखने के लिए तो दे रोज़ने दीवार में जालिम ने पत्थर रख दिया। जालिम कह रहा है वो अपने महबूब को, रोज़ने दीवार मतलब खिड़की में, अपनी खिड़की में बड़ा सी पत्थर रख दिया कि कोई उसे देख ना सके, मैं भी उसे ना देख सकूं ना कोई देख सके। तो वो यहाँ कह रहे अब देखते हैं कौन कौन उसे देखने के लिए तरसता है, क्योंकि उसने तो अपनी खिड़की बंद कर दी, या तो कहिए कि अपनी खिड़की में बड़ा सी पत्थर रख दिया कि कोई उसे देख ना सके। ठीक, अब इस शेर में भी एक अलग कहानी सुनाई जा रही है। ठीक है, जो ऊपर के दो शेर पढ़े गए क्या उससे मैचिंग है इसकी कहानी? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। अब अगला शेर देखो। जुल्फ खाली हाथ खाली किस जगह ढूंढे उसे, तुमने दिल लेकर कहा बंदा परवर रख दिया। अब आज फिर यहाँ पे वो अपने महबूब से मुखातिब है कि मैं अपने महबूब को अपना दिल जान सब कुछ दे चुका और आज मेरे हाथ खाली हैं। आज मेरे हाथ खाली, ना मेरा महबूब मेरे पास है, ना उसके बालों जुल्फ की छाँव मेरे पास है, ना उसके हाथ मेरे पास है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। मैंने तो उसे अपना दिल निकाल कर दे दिया और वो बंदा परवर कह के रख दिया। ठीक, बंदा अल्लाह भरोसे, बंदा परवर मतलब अल्लाह का बंदा, कि अल्लाह के नाम पे छोड़ के मुझे चला गया। आखिरी शेर देखो। दाग की शामत जो आई इस दराबे शौक़ में, दाग की शामत जो आई इस दराबे शौक़ में, हाल दिल कमबख्त ने सब उनके मुँह पर कह दिया। अब यहाँ पे दाग, दाग दहलवी की गज़ल है और दाग के ऊपर जो तखल्लुस का निशान है उससे यहाँ हमको समझ में आएगा कि गज़ल का आखिरी शेर है। और आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है? मक्ता। वेरी गुड, मक्ता कहते हैं उसे। तो अब यहाँ पे शायर अपनी बात को क्या करे, दाग की शामत जो आई इस तरह भी शौक़ में, उसकी बेकरारी में, अपने महबूब की बेकरारी में, बेकरारी की शौक़ में जो मेरी शामत आई, यानी इतना बेकरार हो गए उसे देखकर, उसको पाकर अपने महबूब को क्या किया उन्होंने, हाल दिल कमबख्त ने सब उनके मुंह पे कह दिया। जो उनके दिल का हाल था, जो उनकी कैफियत थी अपने महबूब के लिए, वो सब कुछ उसने अपने महबूब के मुंह पर ही कह दिया। मेरे क्या हालत चल रही है, उनके दिल की क्या कैफियत चल रही है, वो सारी बातें उन्होंने कमबख्त उनके मुंह पर ही कह दिया। इतना बेकरार हो चुके थे वो उसकी मोहब्बत में अपने महबूब की। ठीक है, ये हुई आपकी पहली गज़ल। अब जिनके जिनके पास टेक्स्ट बुक है, मेहरबानी करके, है सबके पास है टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 44 पर इसके अल्फाज मायने नज़र आएंगे आपको। देखो अब स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा अल्फाज मायने। गज़ल को सुनने के बाद ध्यान से उसकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यूनिट टेस्ट का पेपर आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छे नंबरात मिले बच्चों को, गुड, वेरी गुड। ठीक इसी तरह आपको सेकेंड टर्म का भी पेपर करना है। ठीक है, अच्छा पेपर जिस तरह भी करे हो। ओके, अब वो किस तरह होगा वो पेपर, वो नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, नो आइडिया फॉर देट कि एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन होएगा, पेपर पे होएगा, क्लास में होएगा, घर में होएगा, बाहर होएगा, वो अब वक्त बताएगा। ठीक है,
इसलिए लेकिन फ़िलहाल यूनिट टेस्ट का पोर्शन होने के बाद से 2 लेसन आपके अभी बचे हैं, गज़लियात और रुबाइयात। ये हम आपको शुरू में समझा चुके। अब कॉपी में जहाँ भी आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हो यूनिट टेस्ट के, उसको वहीं रहने दो। न्यू पेज पे हेडिंग डालोगे गज़ल नंबर 1, न्यू हेडिंग डालोगे गज़ल नंबर 1, अल्फाज मायने उतारोगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी रहोगे फॉर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पीरियड में। ओके, फ़िलहाल इतना काम आप करके रखोगे और जितना लिखने का काम देते जाओ, मेहरबानी करके प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि 3 गज़ल और 3 रुबाई, टोटल 6 पार्ट आपको लिखना है अभी, इसलिए साथ साथ लिखते जाओ। ये नहीं कि रख दो बाद में लिखूँगी, तभी करूँगा, तभी करूँ, नहीं, ज़्यादा होमवर्क नहीं दूँगी, थोड़ा दूँगी, मगर साथ साथ लिखते जाने का। और लिखने के बाद हमें फ़ोटो सेंड करते जाना है आपको, क्योंकि बहुत कम बच्चों के अब फ़ोटोज़ आते हैं लिखे हुए। सारे बच्चे मुझे फ़ोटो बराबर नहीं दे रहे हैं कि वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। पेपर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे करे हैं, मगर टेक्स्ट बुक में काम, कॉपी में काम बराबर नहीं है। क्योंकि असाइनमेंट के तौर पे देखो, याद है ना, कॉपी मंगवाती हूँ और साइन करके उसके रोल नंबर अपने पास लिख के लेती हूँ, ताकि ओरल के मार्क्स आसानी से दे सकूँ। इसलिए अभी तो स्कूल में ही आप आने वाले हो, तो इसलिए मेहरबानी करके कॉपी को कंप्लीट रखो। जो दे रही हूँ, जो समझा रही हूँ, जो लिखा रही हूँ, उसे लिखते जाओ। ओके, ठीक है। अब स्क्रीन पर देखो, पेज नंबर 44 पर अल्फाज मायने बिल्कुल ऊपर है। जिनके पास टेक्स्ट बुक है बहुत अच्छी बात है, उसमें से उतारो और कॉपी को कंप्लीट कर रखना शुरू करो। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन आंसर और उसके नीचे शेर का मतलब जो है वो हम आपको सेंड करते जाएंगे।